बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखें तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो दोस्तों, आज एक ऐसे कहानी से आपको मैं रूबरू कराऊंगा जिसके बारे में आप अभी काफ़ी चर्चा में और सुने भी होंगे, और नहीं सुने हैं तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग कहानी है और मोटिवेटेड कहानी है, खास करके स्टूडेंट के लिए। एक ऐसे व्यक्ति जो कि 12वीं कक्षा यानी 12th में फेल हो जाते हैं और उसके बाद उनका जो सपना होता है वो ही बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि यूपीएससी का सपना होता है। और 12th फेल से लेकर यूपीएससी तक का उनका जो जर्नी है, ये कैसा जर्नी रहा, इसके बारे में आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और उन सभी स्टूडेंट को ये रिलेट करते हैं जो कि एकदम गरीबी से भी गरीबी से स्थिति में उठते हैं और जो सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब सोचते हैं। पर यहाँ पर इन ऐसे एक किरदार का कहानी है जो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने यूपीएससी ठानी, जबकि उनको मतलब पढ़ने के लिए, खाने के लिए, रहने का भी मतलब व्यवस्था नहीं था, इतना भी खर्च नहीं था, पैसा नहीं था कि वो कहीं रह के पढ़ाई कर सके और खा पी सके अच्छे से। तो चलिए शुरू करते। बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखें तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो हजारों विद्यार्थी दृष्टि में रहे, संयोग की बात है किसी के साथ संबंध बहुत गहरा होता है, वो इन तीनों के साथ रहा है, ये तीनों दृष्टि से जुड़े रहे। मनोज मेरे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे, इंटरव्यू में भी, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से थे। श्रद्धा हिंदी साहित्य में थी, दर्शन शास्त्र में भी थी, इंटरव्यू में भी थी। मैं कई बार मजाक में अपने इंटरव्यू पैनल के लोगों से कहता हूँ, और मजाक का मतलब मजाक में नहीं, सीरियसली कहता हूँ ये बात, लेकिन हाँ, वो ये कहता हूँ कि पिछले 20 साल से मैं आईएएस का इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन आज तक अगर मुझे चुनना हो पूरे 20 साल में बेस्ट कैंडिडेट, तो वो श्रद्धा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तीन लोग क्यों बुलाए गए हैं। मनोज और श्रद्धा पति पत्नी है दरअसल। इसलिए बुलाए गए हैं। आपको लग रहा होगा ना कि क्या चक्कर है, मैसेज तो 2 के बारे में था, ये 2 से 3 कैसे हो गए। और मनोज और श्रद्धा पति पत्नी हैं, और वो जो सामने छोटा सा बच्चा बैठा है वो इनका बेटा है, तो उसका नाम मानस है। तो आज वो भी आया था, तो हमने कहा तुम भी देखो, अपने पेरेंट्स का इतिहास जानो, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने क्या क्या मतलब कैसे कैसे वो इस मंजिल तक पहुंचे हैं, इतने सफल कैसे हुए हैं, पता तो लगे। तो मनोज के साथ मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा, अनुराग के साथ रहा। अनुराग और मनोज रूममेट्स थे उस समय, अनुराग का भी हिंदी साहित्य विषय था। तो अनुराग ने करीब 2 साल पहले एक किताब लिखी, वो किताब मुझे भेंट करने के लिए आई भी घर पे। फिर पिछले साल पता चला कि दूसरी किताब लिख रहे हैं और मनोज के जीवन पे लिख रहे हैं। मनोज के जीवन का मुझे हल्का फुल्का अंदाजा है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी अपने ज़माने में। स्ट्रगल ऐसी की थी कि गेहूं की चक्की पर नौकरी करते हुए तैयारी की, एक लाइब्रेरी में सिक्योरिटी का काम संभालते हुए कि रात भर वहाँ सोना है, संभालना है, उसके बदले 300-400 रुपये उस ज़माने में मिलते थे, उससे अपना काम चलाना है। उस तरह की स्ट्रगल करते हुए, घर से सपोर्ट नहीं थी, रहने वाले मुरैना के हैं, और मुरैना के लोग पढ़ाई की स्ट्रगल करें ऐसा कम दिखता है। लेकिन मुरैना का आदमी आईपीएस बने तो फिर थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ, बंदूक वैध तरीके से हाथ में आ गई है, ये वाला भाव ज़्यादा मन में आता है। तो ये उपन्यास जब इन्होंने लिखा, अनुराग ने, तो इन तीनों ने मुझसे कहा कि सर हो सके तो एक बार आप इसको पढ़िए। मैंने आज तक ये काम कभी नहीं किया है। मतलब मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो लेखक हैं, इस समय अच्छे लेखक हैं, नीलोत्पल हैं, पंकज दुबे हैं, और सब अच्छा लिखते हैं, पर ये भूमिका मेरी कभी नहीं हुई कि मैं उपन्यास पढ़ूँ और उसमें कुछ करूँ। इन्होंने जिद की तो मैंने उपन्यास को पूरा पढ़ा, और बहुत सारे, जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ वैसे पढ़ा, और बहुत सारे निशान लगाए कि यहाँ ये ठीक करो, वो ठीक करो। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो ठीक किया कि नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बाद में दिखाया नहीं मुझे कि
बस वो मेरे घर पे आके सारा समझ के ले गए और बोले अब ठीक कर देंगे, और उसके बाद मुझे यही मिला इस चीज़। तो मुझे पता नहीं कि कुछ ठीक किया, तो मुझे भी देखना है। ये मुझे उपन्यास कल ही मिला है दूसरी बार छपने के बाद, अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा फिर से। और फिर फरमान आया कि इसकी भूमिका भी आपको ही लिखनी है। तो मैंने इसकी भूमिका लिख के भेजी, और मैं कल देख रहा था तो जितनी भेजी थी उसका 20% ही बचा है, बाकी 80% काट दिया इन लोगों ने। लेकिन इस किताब को पढ़ते हुए मुझे 2-3 इंस्टांसेस बड़े रोचक लगे, और पिछले 6 महीने से मैं हर जगह वो सुनाता हूँ जहाँ जाता हूँ। इतने रोचक प्रसंग हैं कि वो ना सुनाऊँ तो मेरा मन नहीं मानता है। तो एक तो प्रसंग ये है, आपने शायद सुना होगा, आप में से कुछ लोगों को मैंने डिस्कस किया होगा क्लास में। एक प्रसंग तो ये है कि ये जिस इलाके से रहे, मुरैना, उसके पास जोरा वो जगह है ना, जोरा एक जगह है, वहाँ से तहसील है। हाँ, तो आपको पता ही है कि उत्तर भारत में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी इस समय है। स्कूल कॉलेज में पढ़ना पास होने की शर्त नहीं है, पास होने के अलग मैकेनिज्म है पूरे के पूरे। तो ये जिस स्कूल में थे वहाँ पर पास करवाया जाता था, पढ़ा के नहीं, वैसे ही मैनेज करके। तो उससे बच्चों में खास कॉन्फिडेंस रहता है, साल भर नहीं पढ़े उसके बाद भी आत्मविश्वास रहता है कि जैसे हर साल पास हो रहे हैं इस साल भी हो ही जाएंगे। तो इनकी 12वीं क्लास थी, और उसी समय एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये 12वीं का एग्ज़ाम देने गए, उसी समय वहाँ पर कोई नया SDM आया था। तो उसको पता लगा होगा कि बहुत चीटिंग होती है। उसने ठान लिया कि मेरे होते चीटिंग नहीं होगी। इनको तो पता भी नहीं था कौन आ गया है, ये तो सदियों से चली आ रही व्यवस्था के तहत तैयारी कर रहे थे, उसी परंपरा में तैयारी चल रही थी। बहरहाल ये एग्ज़ाम देने गए तो पता लगा कि चीटिंग शुरू होती उससे पहले ही SDM खुद वहाँ आ गया, और प्रिंसिपल को उसने मतलब डांटना शुरू कर दिया। तो बच्चों को क्लास में मैसेज दिया गया कि थोड़ी देर रुको, ये चला जाएगा फिर शुरू करेंगे। और चीटिंग करने वाले 3 घंटे में से 1 घंटे में काम कर लेते हैं, अगर उनको ये भरोसा रहता है कि अगर 1 घंटा ठीक से मिल जाएगा तो पास तो हो ही जाएंगे। अब प्रिंसिपल ने और सबने कोशिश की, चीटिंग के जो जिनका मतलब एजेंसी थी चीटिंग करवाने की, वो भाग गए वहाँ से SDM को देख के। और फिर SDM ने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं यहीं बैठता हूँ, पूरा पेपर करवा के ही जाऊँगा। उसने पूरा पेपर करवाया, पूरा स्कूल फेल हो गया। और उसमें ये भी फेल हो गए। तो उसका जो नाम प्रूफ में था वो कुछ और था। आज मैंने देखा नाम बदल दिया इन लोगों ने, लगता है उसने कहा होगा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मेरा नाम लिखा हुआ उपन्यास में सही, वो नहीं बदला है। उसको भी कर सकते थे विकास सर की जगह विनाश सर कर देते, कुछ कर देते, लेकिन वैसा नहीं किया। मेरा नाम वैसा का वैसा लिख दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि चेंज किया किसी वजह से किया होगा। बहरहाल इस उपन्यास में उसका नाम दुष्यंत सिंह हो गया है अब, जो मूल नाम था कुछ और था। तो बाकी लोग तो उससे खुंदक खाने लगे कि इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको देख लेंगे, वो कर लेंगे। इनके मन में आया कि ये SDM इतना ताकतवर कैसे होता है कि प्रिंसिपल की भी नहीं चल रही। तो किसी ने कहा ये बहुत बड़ा पद होता है, इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है MPPSC का। तो इस बच्चे ने ठान लिया कि अब तो मैं MPPSC का एग्ज़ाम दे के SDM ही बनूंगा। बाकी बच्चे बोले उसके लिए पहले 12वीं में पास होना होता है। वो बहुत बात की बात है भाई, 12वीं ग्रेजुएशन उसके बाद की बात है वो सब। तो उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो पास करना पड़े करेंगे। साइंस छोड़ दी, मैथ छोड़ दिया, ह्यूमैनिटीज़ के विषय लिए 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद कैसे कैसे नौकरी करते करते काम किया, पढ़ाई की। और MPPSC दे रहे थे, वहाँ किसी ने बताया कि एक इससे बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो IAS का होता है, उसके लिए दिल्ली जाना होता है। तो बोरिया बिस्तर उठा के दिल्ली आ गए कि अब तो IAS ही बनेंगे। कोई हिसाब किताब नहीं था यहाँ रहने का, बस एक भरोसा कि जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अंग्रेजी में इनका डब्बा वैसा ही गोल था जैसा आमतौर पे हिंदी माध्यम में अधिकांश बच्चों का होता है, मतलब एकदम गोल। तो मनोज की श्रद्धा का नहीं, श्रद्धा तो डॉक्टर हैं, तो मेडिसिन पढ़ा है, तो इनका तो साइंस की बैकग्राउंड वगैरह सब बढ़िया है। पेरेंट्स एकेडमिक्स में हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो इनका एकेडमिक लेवल शुरू से अच्छा रहा है। मनोज जिस बैकग्राउंड से, वहाँ अंग्रेजी किसी को नहीं आती है पूरे गांव में, तो इनको भी नहीं आती है, सीधी सी बात है। भाषा तो माहौल से आएगी ना, किसी को नहीं आती तो इनको भी नहीं आती थी। तो इनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि मैं इंग्लिश का पेपर पास कैसे करूँगा मेंस में। तो उसकी बड़ी मेहनत की इन्होंने,
और इन्होंने 2 बार मेंस दिया, सेकंड और फोर्थ अटेम्प्ट में, ऐसा ही था ना? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में जब मेंस दिया और इंग्लिश का पेपर था, पेपर दे के शानदार लिख के आए। श्रद्धा ने पूछा इंग्लिश कैसा? वो बोली ऐसा लिख के आया हूं कि बस नोबेल पुरस्कार ना आ जाए कहीं वापस, तो वापसी की डाक से। फिर श्रद्धा ने पूछा निबंध कौन सा लिखा? वो इस उपन्यास में जिक्र है, मैंने यही पढ़ा, मुझे पहले पता नहीं था। तो बोले निबंध लिखा टेररिज्म इन इंडिया, और ऐसा लिखा है कि उसमें नक्सलवाद वगैरह सब लिख दिया है। श्रद्धा पेपर हाथ में लेके कह रही है कि पर ये तो आया ही नहीं था। लिखा कैसे? फिर ध्यान से देखा गया तो टूरिज्म इन इंडिया आया हुआ था। और बहुत सारे बाकी है, कुछ और बताऊंगा 2-4 आपको। सेमिनार का पर्पस है कि कुछ जीवन में ऐसा कीजिए कि आज से 10 साल बाद मैं एक और किताब लेके खड़ा रहूं यहाँ पर और बताऊं कि ये जो बच्चे थे उस सेमिनार में आए थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेखक महोदय को आमंत्रित करूंगा, अनुराग जी को, कि वो आएं और थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएं इस उपन्यास को लिखने के अनुभव। मेरा ख्याल है कि इनकी कहानी इनके मुंह से सुनने के बाद आप यहाँ से जब लौटेंगे तो कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास से लौटेंगे, बेहतर होकर लौटेंगे। इस उपन्यास के आखिरी 4 पंक्तियां जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, तो जरूर सुनिए। चलिए सुनते हैं। जब आप यहाँ से लौटें तो बहुत सारा मोटिवेशन लेके लौटें। एक शेर है, उन्हें ये गुमा कि ये उड़ान कुछ नहीं। श्रद्धा मैम ने उड़ान की बात की थी। उन्हें ये गुमा कि ये उड़ान कुछ नहीं, इन्हें ये यकीन कि ये आसमान कुछ नहीं। इस किताब का जिक्र बार बार हो रहा है। मैं सिर्फ इस किताब से 4 पंक्तियों को आपको सुनाना चाहता हूं। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, आईपीएस। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उसे एक सल्यूट मारा। वह आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नजरिया उसके लिए बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिला था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए थे।